मेरा नाम साऊ नहीं है, हाउ है, हाउ। खजंगों में देख लेना कि महाराष्ट्र में जितने लोगों के पीछे कर लगता है ये ज्यादातर चितपावन ब्राह्मण है, लाइक मनोहर पर्रिकर, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावस्कर, लता मंगेशकर। तो मराठे जबरदस्ती एक टैक्स ले लिया करते थे, इसको चौथ बोला करते थे। फर्रुखसर के मुंह में जो गालियां निकली फर्रुखसर ने निकाली, जिनकी 1680 में मृत्यु हो जाती है। भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि 1680 में भारत के दो महान सम्राट मृत्यु के गाल में समा गए थे। एक मेवाड़ महाराणा राज सिंह और दूसरे मराठा छत्रपति शिवाजी। उनसे ठीक एक साल पहले लगभग 1678 में जमरूद का थाना में एक और बड़े राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। इन बड़े राजाओं की मृत्यु ने भारत भूमि को औरंगजेब के उन कुटिल नीतियों के भरोसे छोड़ दिया था। इन नीतियों का कोई विरोध करने के लिए आगे आए थे तो महाराज संभाजी थे। महाराज संभाजी 1680 से 89 तक शासन करते हैं। 89 में औरंगजेब द्वारा इनके पूरे परिवार को पकड़ लिया जाता है, बाकी परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और संभाजी राजे को मार दिया गया। तो इनके छोटे भाई यहां पे शासन संभालते हैं, राजा राम। जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो राजा राम की पत्नी विधवा रानी ताराबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र को लेकर यहां पर शासन संभालती है 1700 लेकर 1707 तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल शहजादों में लड़ाई हो जाती है। मुअज्जम और आजम के बीच में जब लड़ाई हुई तो आजम ने संभाजी के बेटे साहू को रिहा कर दिया। देखिए आप, संभाजी जब गिरफ्तार किए गए हैं तो इनके साथ इनके पूरा परिवार गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके बेटे हैं साहू, जो अभी तक मुगलों की जेल के अंदर है, उनको आजम रिहा कर देता है। मतलब इधर संभाजी के यदि साहू को गिरफ्तार नहीं होता साहू राजा बनता, पर राजा बाद में संभाजी का भाई बना था, राजा राम बना था, मतलब साहू का चाचा। और ताराबाई क्या लगती है तो साहू की चाची। साहू जैसे ही बाहर आया, आजम ने साहू को कहा कि साहू तू जा, हम तुझे छोड़ते हैं, क्या तू हमारी सहायता करेगा? साहू ने कहा मैं जाता हूं एक बार साउथ में और मैं मेरी सेना लेकर आ जाऊंगा। लेकिन साहू जब वहां पहुंचा तो इसकी जो चाची थी ताराबाई, ताराबाई ने साहू को राजा मानने से मना कर दिया। और ताराबाई ने कहा कि ये कोई राजा नहीं है, राजा मेरा बेटा बनेगा। ढोंगी है, इसको किस बात का राजा बनाया जाना चाहिए? झूठा दावेदार है। इस बात को लेकर मराठे दो धड़ों में बंट गए। आधे मराठे साहू की तरफ चले गए, आधे मराठे ताराबाई की तरफ चले गए। साहू वर्सेस ताराबाई। पर सियाने सियाने मराठे साहू के पक्ष में आए और उन्होंने कहा कि यार यदि साहू गिरफ्तार नहीं होता तो संभाजी महाराज के बाद साहू ही बनता। ये तो साहू गिरफ्तार हो गया इसलिए राजाराम बना था, राजाराम बना इसलिए ताराबाई का नंबर आया, वरना तो साहू का नंबर ही आता, पीढ़ी वही चलती। तो साहू जीत जाता है इस युद्ध के अंदर तथा सतारा में छत्रपति बना। इनकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? सतारा। और मराठों के राजा को बोलते क्या थे? छत्रपति। ताराबाई महाराष्ट्र का एक और शहर है कोल्हापुर, जहां की चप्पलें बड़ी प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे ज्यादातर लोग। ताराबाई कोल्हापुर चली गई। साहू अच्छा छत्रपति नहीं था, कैपेबल नहीं था। तो इसके शासन काल में प्रधानमंत्री की शक्ति में वृद्धि होती है और प्रधानमंत्री को ये लोग बोलते थे पेशवा। जब खेड़ा का युद्ध होता है ताराबाई और साहू के बीच में, तो आधे लोग ताराबाई के पक्ष में थे, आधे लोग साहू के पक्ष में थे। बालाजी विश्वनाथ उस टाइम साहू का साथ देते हैं। किसी भी व्यक्ति की सबसे अच्छी पहचान यह है कि वो सही समय पर सही निर्णय ले पाए। शायद बालाजी विश्वनाथ इस रूप में एक सही निर्णय ले रहे थे। बालाजी विश्वनाथ वैसे कोंकण के चितपावन ब्राह्मण थे। गोवा वाला जो इलाका इसको कोंकण बोलते हैं, और यहाँ के चितपावन थे। चितपावन ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है कि चितपावन बेहद इंटेलिजेंट ब्राह्मण होते हैं। आपके महाराष्ट्र में जितने लोगों के पीछे कर लगता है ये ज्यादातर चितपावन ब्राह्मण है, लाइक मनोहर पर्रिकर, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावस्कर, लता मंगेशकर, ये जितने भी कर वाले सुनते हो ये ज्यादातर चितपावन है। इनमें से ये लोग, सुरेश प्रभु थे तो वो चितपावन थे। इंटेलिजेंट लोग माने जाते हैं। इंटेलिजेंट लोगों की हर समय कद्र होती है, तो फिर बालाजी विश्वनाथ इंटेलिजेंट थे और बेसिकली रेवेन्यू मामलों के। इनका परिवार शुरू से रेवेन्यू मामलों में एक्सपर्ट था, राजस्व मामलों में निपुण थे। इनका परिवार ही पहले यही काम किया करता था। एक्सपर्ट रेवेन्यू अफेयर्स जितने भी थे उनके अंदर हुआ करते थे। मैंने बताया था आपको कि खेड़ा वाला युद्ध जब होता है तो खेड़ा का युद्ध 1707 में जब साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था, तो इस युद्ध के अंदर इन्होंने साहू का साथ दिया था। तो साहू बड़ा राजी होता है इनसे।
और वास्तव में साहू का साथ ही नहीं देते हैं, बल्कि ताराबाई के एक मुख्य सेनापति हुआ करते थे धन्नाजी जाधव, उन धन्नाजी जाधव को साहू की तरफ तोड़ के लेके आ जाते हैं। साहू इस वजह से भी राजी था कि साहब ताराबाई के जो मुख्य मुख्य सरदार है उनको तोड़कर लाने वाला कोई बंदा है तो वो बंदा अपने आप में बालाजी विश्वनाथ है। तो साहू ने इनको एक पद दिया, वो पद था सेना करते। सेना करते का पद दिया गया। सुनना देखो, दो अलग अलग पद होते, एक होता सेनापति जो युद्ध में जाके लीड करेगा, वो तो होता था सेनापति। एक होता सेना करते। सेना करते क्या करेगा, तो सेना का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति, मिलिट्री का मैनेजर जो हुआ करता था उसको सेना करते बोलते। हथियार कहां से आएंगे, राशन कहां से आएगा, खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी, ये तमाम चीजों की जानकारी कोई बंदा रखता था तो सेना करते। तो सेनापति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाया करती थी। सेनापति तो ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं, युद्ध में जाके लड़ना है, ये भी अपने आप में एक बहादुरी का काम है, पर बाकी सब चीजें, सेना किधर से जाएगी, कहाँ रुकेगी, कहाँ खाना कौन देगा, पैसे कहाँ से आएंगे, तनख्वाह कहाँ से आएगी, ये सब बातें रखना भी तो अपने आप में बड़ी बात है। आप ये कह लीजिए कि एक तो आपका थल सेनाध्यक्ष है, एक आपका रक्षा मंत्री टाइप का आदमी है। तो रक्षा मंत्री तो नहीं, रक्षा मंत्री तो अलग हुआ करता था, सारे नौबत हुआ करता था। सेना करते मैनेजर था, मिलिट्री मैनेजर एक प्रकार का बंदा हुआ करता था। तो साहू ने पहले इसको सेना करते बनाया था, फिर साहू का और विश्वास जीतते हैं और 1713 के अंदर साहू इनको पेशवा बना देता है। तो पहले सेना करते के पद पे थे, 1713 में क्या बना दिए गए थे, तो पेशवा बना दिए गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनसे पहले पेशवा बने नहीं थे, ये छठे पेशवा थे। शिवाजी महाराज के टाइम से पेशवा बनने शुरू हो गए थे, पर जब तक छत्रपति शक्तिशाली हुए थे तब तक पेशवाओं की औकात नहीं थी कि छत्रपति को किसी भी मामले में बाईपास कर पाए। लेकिन जब छत्रपति कमजोर पड़ने लगे, साहू इतने कोई शक्तिशाली छत्रपति थे नहीं, साहू जब कमजोर पड़े तो छत्रपतियों की कमजोरी को देखकर पेशवाओं की शक्तियां अपने आप बढ़ गई थी। सिंपल सी बात है, जब राजा योग्य होता है तो मंत्री उसके कंट्रोल में रहते हैं। जैसे मुगल बादशाह हमने पढ़े थे कि मुगल बादशाह जब तक शक्तिशाली रहे थे, 1707 तक जब तक औरंगजेब रहा था, किसी मंत्री की औकात नहीं थी कोई चूक कर जाए। लेकिन जैसे बेलखने मुगल बादशाह बनने शुरू हुए, मुर्शिद कुली खान कहता है कि मैं बंगाल का टैक्स नहीं दूंगा, असफ जा निजामुल मुल्क चिनकलिज खान आपके कहता है मैं हैदराबाद का टैक्स नहीं दूंगा, सादत खान कहता है मैं अवध का टैक्स नहीं दूंगा, बदन सिंह जी कहते हैं हम भरतपुर के राजा बनेंगे। सबके सब शक्तिशाली होने लग गए थे, बाकी पावर जितने भी थे। ये कहिए इनमें जब तक शिवाजी, संभाजी, राजा राम, ताराबाई वो लोग रहे तब तक तो कोई बोल नहीं पाया। लेकिन जब जैसे छत्रपति कमजोर पड़े तो पेशवाओं की शक्तियों में वृद्धि हो गई थी। वो जो मैं एग्जैक्टली एग्जाम्पल आपको देता ही कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में मंत्री इतने पावरफुल थे कि कौन क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं चलता था। अपने हिसाब से भ्रष्टाचार चल रहा है, अपने हिसाब से समझौते चल रहे हैं, वो का वो। अब देख लो, अब अपने को मंत्रियों का नाम ही नहीं पता, कौन कौन मंत्री, लगता है भाई ये सब कुछ संभालने वाला। तो ये हमेशा, ये इंदिरा गांधी के टाइम में था, इंदिरा गांधी ही सिरमौर थी, ये नेहरू जी के टाइम में था, तो सबको सिरमौर वही थे, मंत्रियों में चलती नहीं थी। तो जब आपका प्रमुख मजबूत होगा तो मंत्री में नहीं चलेगी, जब आपका प्रमुख कमजोर होगा तो मंत्री हमेशा पावरफुल होंगे। एग्जैक्टली यहां पर भी यही हुआ था। अब इसके बाद एक और बताता हूं, देखो एक मुगल बादशाह हमने पढ़ा था फर्रुख शेर। फर्रुख शेर एक मुगल बादशाह पढ़ा था ना, मैंने पढ़ाया था। और फर्रुख शेर के टाइम में मैंने दो सैयद बंधु बताए थे, और उनमें एक सैयद बंधु का नाम मैंने बताया था आपको, हुसैन अली खान। हुसैन अली खान जिसको कि मीर बख्शी बनाया हुआ था। और ये केवल मीर बख्शी नहीं था, ये वास्तव में दक्कन का गवर्नर भी था। दक्कन मतलब साउथ इंडिया। तो दक्कन का गवर्नर भी किसी को बनाया हुआ था तो हुसैन अली खान को था। इधर फर्रुख शेर के और सैयद बंधुओं के बीच में बननी बंद होती है। सैयद बंधुओं में एक और भाई कौन, तो अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान था। अब्दुल्ला खान हुसैन अली खान को कहता है कि तू जल्दी से जल्दी दिल्ली आ जा भाई, तू दक्कन के अंदर मत रह। वो उस टाइम दक्कन का गवर्नर हुआ करता था। इन दोनों भाइयों में इंटेलिजेंट ज्यादा हुसैन अली खान था, हालांकि थोड़ा शॉर्ट टेम्परामेंट था, वो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाया करता था। अब्दुल्ला खान उतने ठंडे दिमाग का बंदा था, पर समझदार ज्यादा था हुसैन अली खान। और हुसैन अली खान को जब ये समाचार आया कि भाई की दिल्ली में हालत खराब है और भाई ने मेरे को दिल्ली बुलाया, तो उसे लगा कि यार नहीं, दक्कन खाली छोड़कर नहीं जा सकते, यदि दक्कन खाली छोड़कर गए तो मराठे लफड़ा कर देंगे। फिर उसे लगा कि फर्रुख शेर अपने दोनों भाइयों के खिलाफ है, फर्रुख शेर अपने को मरवाना चाहता है, क्यों ना अपने मराठों से हेल्प ले। और हुसैन अली खान मराठों के साथ एक समझौता करता है फर्रुख शेर के शासनकाल में। अब चूंकि समझौते राजाओं के शासनकाल में होते हैं तो ये राजाओं के माने जाते हैं, तो एक समझौता होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था
मैंने एक बात बताई थी आपको कि फर्रुखसियर अंग्रेजों के साथ भी एक समझौता करता है और मराठों के साथ भी समझौता करता है। अंग्रेजों वाला समझौता मैंने पूरा बता दिया था कि जॉन शर्मन जब 1717 में जाके फरमान प्राप्त कर लेता है वहां से, जिसके बारे में ओम्स कहता है कि वो कंपनी का मैग्ना कार्टा है। आज अपने दूसरे वाला समझौता पढ़ते हैं। तो वास्तव में तो समझौता छत्रपति कर रहा है। छत्रपति कौन है? शाहू। और उधर मुगल बादशाह कर रहा है। मुगल बादशाह कौन है? तो फर्रुखसियर। मुगल बादशाह था फर्रुखसियर। ये दोनों ये समझौता कर, पर वास्तविकता ये है कि शाहू की तरफ से ये समझौता करने के लिए जा रहे हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि तो खुद ही कमजोर आदमी था। और मुगल बादशाह की तरफ से ये समझौता करने के लिए जा रहे हैं, फर्रुखसियर की तरफ से आ रहा है हुसैन अली खान, सैयद बंधुओं में से एक, उसका मीर बख्शी और उसका दक्कन का गवर्नर। तो आप राजाओं को पूछोगे तब तो छत्रपति शाहू और मुगल बादशाह फर्रुखसियर के बीच का समझौता था, पर दोनों के प्रतिनिधि कौन थे? इधर से बालाजी विश्वनाथ थे, इधर से हुसैन अली खान थे। यह समझौता हुआ था 1719 के अंदर। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी कामयाबी यह समझौता है। समझौता क्या था? इधर सुनना, देखो मैं समझाता हूं आपको समझौता क्या है। महाराज शिवाजी ने जो अपना राज्य एक्वायर किया था, जो राज्य बनाया था, महाराज शिवाजी उस राज्य को एक नाम दिया करते थे, स्वराज। हमारा खुद का राज्य है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? स्वराज। इसीलिए कालांतर में शिवाजी अपने राज्य को क्या बोलते थे? स्वराज बोला करते थे। हमारा राज्य स्वराज। इसीलिए बाद में आपके बाल गंगाधर तिलक भी बाद में जब डायलॉग देते हैं तो वो भी मराठी थे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे। तो खुद के राज्य को स्वराज, स्वाभाविक सी बात है, हिंदी का शब्द स्व, खुद का, राज मतलब राज्य। तो शिवाजी अपने राज्य को बोलते थे स्वराज। इस समझौते में अब हुआ क्या? शिवाजी एक राज्य बना के गए थे स्वराज। उसके बाद मुगलों और मराठों के बीच में लड़ाइयां चल रही है और मुगलों ने मराठों के कोई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मान लो ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र पे मुगलों ने कब्जा कर लिया, पर मराठे भी कमजोर नहीं पड़ रहे। और मराठों ने मान लो ये इलाका जीत लिया, ये जीत लिया, ये जीत लिया, इधर वाले इलाके जीत लिए। जैसे उन्होंने हैदराबाद जीत लिया था, हैदराबाद के कुछ एरिया जीत लिए थे, बरार के कुछ एरिया जीत लिए थे, खानदेश के कुछ एरिया जीत लिए थे, है ना, गोलकुंडा के कुछ इलाके जीत लिए थे उन्होंने, कर्नाटक के कुछ इलाके जीत लिए थे उन्होंने। तो जब मराठों और मुगलों के बीच में लड़ाई चल रही थी तो मराठों के कुछ इलाके मुगलों ने जीत लिए, मुगलों के कुछ इलाके मराठों ने जीत लिए। समझौते में देखो कितना गजब की बात है। समझौते में कहा गया कि शिवाजी का जो स्वराज है ना वो पूरा शाहू को देना पड़ेगा। शिवाजी का जो भी स्वराज था वो पूरा का पूरा किसको दिया जाए? मराठों को दिया जाए, शाहू को दिया जाए। इसका मतलब है कि ये जो स्वराज का वह भाग जो मुगलों ने दबा रखा है, मुगल उसको खाली करेंगे और किसको दिया जाएगा? शाहू को। मुगलों का ठीक है, मतलब हमने जो मराठों के एरिया दबा रखे हैं वो मराठों को वापस देने का। जी एग्जैक्टली। तो क्या तुमने जो हमारे इलाके दबा रखे वो हमें वापस दोगे? ना, वो भी हम रखेंगे। मतलब जो तुम्हारा था वो भी हमारा है, जो हमारा है वो तो हमारा है ही। ठीक है, और बताओ क्या है का? और साउथ इंडिया में हर जगह से हम कहीं से भी 2 टैक्स ले सकते हैं, चौथ और सरदेशमुखी। मेरे बताए हुए होंगे क्लास में आपको, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ तो एक टैक्स हुआ करता था जो मराठे सुरक्षा के बदले में लिया करते थे। 1/4 लेते, इसलिए चौथ बोलते कि मराठे किसी भी पड़ोसी राज्य के पास जाते और उसको कहते भाई तेरी इनकम कितनी? वो कहता 1 लाख, तो 25,000 हमें देते, ये चौथ दे, हमें चौथाई भाग दे। क्यों दो तुम्हें? तो हम तेरी सुरक्षा करेंगे। तो किससे करोगे मेरी सुरक्षा? हमसे। हम वापस नहीं आएंगे लेने के लिए। तो मराठे जबरदस्ती एक टैक्स ले लिया करते थे, इसको चौथ बोला करते थे। चौथाई भाग सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। फिर मराठे कहते अब 10% एक और दे, 1 लाख है, 10,000 रुपए हमें और दे। किस बात का? कि सरदेशमुखी है। सरदेशमुखी किसका? तो मराठों का यह मानना था कि ये पूरा इलाका हमारा है, यहां का जितना भी रेवेन्यू होगा, तो रेवेन्यू लेने वाले जो अधिकारी होते थे ना उनको देशमुख बोलते थे। कि जैसे मान लो अपने यहां पटवारी है तो पटवारी को महाराष्ट्र वाले क्या कहें? तो देशमुख। तो देशमुख किसी टाइम में पोस्ट हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे होता है क्या कि वो पोस्ट हेरिडिटरी हो जाती है। वो जो पोस्ट होती है वो हमेशा वंशानुगत हो जाती है, और उस पोस्ट पे भाई मैं देशमुख बना, मेरे बाद मेरा अगला मेरा बेटा बना, पोता बना, पड़पोता बना, सड़पोता बना, सब देशमुख 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 के पद पर काम करते रहे, तो बाद में हमारी जाति देशमुख हो गई। रितेश